नमस्कार। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। हमने पत्थर के बड़े बड़े किले नहीं बनाए, खालिस मिट्टी से संसार बसाया है। हम अदना से लोग, हमारी क्या बिसात कि हम जंगल बनाएं। जंगल ने हमें बनाया है, वही हमारा गुरु, साथी, जीवन। सूखे पत्तों की चरमराहट से जंगल का मन भांपते हैं। नदी में डुबोकर पेड़ों ने लिखी जो कहानी, पहाड़ों के सीने पर हम वो बांचते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये वो जनजातीय समाज है जिसके संस्कारों में है प्रकृति के साथ परस्परता का व्यवहार, जिसकी संस्कृति आभार की संस्कृति रही है और प्रकृति के प्रति यही आभार प्रकृति को सदा भरता रहा है। आदिम समाजों में प्रकृति के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हमेशा से रहा है। आदिम चिंतन और परंपरा में पर्यावरण संरक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कमल किशोर आर्मो जी। नमस्कार कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। जोहार। अपने श्रोताओं को हम बता दें कि कमल किशोर जी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार सक्रिय हैं और जल जंगल जमीन से आपका गहरा नाता रहा है। इस दिशा में लगातार आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कारण आप देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो एक चेतना है वो हम शिक्षित लोगों के भीतर उतनी नहीं है जितनी कि इस आदिम समाज में है। इसका वजह ये है कि हम सबको आदिवासियों की जीवन शैली से परिचित होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि आदिवासी जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब हम जल जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, वही पर्यावरण है जी। तो जल जंगल ज़मीन को जहाँ तक मैं अपनी भाषा में अगर कह पाऊँ तो जल पूरी जीवन रेखा है। खाली आदिवासियों की नहीं, पूरी दुनिया की, पूरी सृष्टि की। क्योंकि हम देखते हैं कि सभ्यता के विकास क्रम में जो सभ्यताएं पनपी वो नदियों के किनारे ही पनपी, बिल्कुल, पहाड़ियों की तराइयों में ही पनपी। बिल्कुल। तो जल पूरी जीवन रेखा है और उसी के बाद है जंगल। तो जंगल पूरे आदिवासियों की एक जीवन रेखा के साथ साथ पूरी आजीविका का साधन है। बिना जंगल का आदिवासी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब खेती तो बाद में सीखे, लेकिन खेती से पहले वो पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। पहला जो वो दातून तोड़ता था, उस समय ब्रश, जीवी, इन सब सारी चीज का तो खोज ही नहीं हुआ था। दिन की शुरुआत से ही उसका एक संबंध बना। बिल्कुल, दिन की शुरुआत में सबसे पहले वो दातून तोड़ता था, अपना ब्रश, जीवी जो भी है वो करता था। वहां से पत्ते लेकर के आता था, भाजी लेकर के आता था, कांदा लेकर के आता था, वो खाने के लिए फल फूल भाजी जो भी संसाधन है खाने के लिए, उसको पत्तल बनाना था, थाली थे नहीं उस समय, तो वो वहां से पूरी आजीविका का जो साधन है वो सारा चीज लेकर के आता था। उसको घर बनाना है तो वो जंगल जाएगा। ऐसे तमाम जो संपूर्ण जो आजीविका है वो जंगल से जुड़ा हुआ था। और तीसरी चीज है जमीन। जमीन आदिवासियों की पूरी परंपरा है, उनकी पहचान है, उनके अस्तित्व है, उनका अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना जमीन का वो अपने आप को कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए पर्यावरण का जो संरक्षण और संवर्धन है वो उनको, इसीलिए जो आदिवासी हैं और जनजाति लोग हैं जो गांव में, और इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ हम सबको समझना पड़ेगा कि खाली आदिवासी ही प्रकृति पूजक है, ये गलत है। आदिवासियों के साथ जो उस गांव में अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो सारे प्रकृति के पूजक हैं। ये आज तक की जो भ्रांतियां रही हैं कि सिर्फ आदिवासी प्रकृति का पूजक है, ये बिल्कुल गलत है। बस ये है कहने की बातें हैं, लेकिन जो गांव में है आदिवासी बाहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी जो वर्ग के लोग हैं वो प्रकृति का पूजक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल जंगल और जमीन, ये जो तीन चीजें हैं उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान इसकी आपूर्ति का साधन रही हैं। तो जाहिर है कि उसके महत्व को वो शुरू से देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि जल जंगल जमीन से उनका गहरा नाता रहा है। और यूं तो जल के बिना हमारा भी जीवन नहीं चलता, लेकिन देखने में ये आता है कि इस बात को महसूस करने के बाद भी आभार का जो भाव है उनके भीतर ज्यादा है, वो संस्कारों में उनके ये है। अच्छा, प्रकृति पूजा की परंपरा इस आदिम समाज में हम देखते रहे हैं, कौन कौन सी वो परंपराएं हैं, क्या बताएंगे आप? ये समय समय पे जो पंडुम होते हैं और जो प्रकृति की जो पूजा है, असल बात ये है कि जब आधुनिकता युग नहीं आया था उसके पहले से आदिवासी संपूर्ण रूप से जो पर्यावरण था उस पर निर्भर था, और जो उनकी सांस्कृतिक विरासत थी, उनकी पारंपरिक जो मान्यताएं थी,
वो लगभग, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अधिकतर जो हम आदिवासी को जब हम जानते हैं, उनका परिचय के रूप में जानते हैं, तो जो उनकी जो बौद्धिक ज्ञान है, जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी को लेने से पहले एक जो उनका जो विधि कह दें आज की, या मतलब परंपरा कह दें, उसे लेने के पहले भी कोई परंपरा है? जी हाँ, तो उसको लेने के लिए परंपरा है जी। कि हम जब जड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वो एक परंपरा है कि हम एक दिन पहले उसको निवत्ते हैं, मतलब हम आमंत्रित करते थे उसको, जड़ी को। जी जी। हम गए तुरंत कि ये जड़ी है और उसको तोड़ के लाके और डायरेक्ट हम मरीज को या जिसको खिलाना है, तो वो काम नहीं करता। क्या सुंदर बात है जी। तो उसको आमंत्रित करते थे और एक उसका जो समय होता था, या तो आप जैसे दिन हमारा उग रहा है, सूरज उग रहा है, या तो उगते टाइम उसको तोड़ना है, या जब सूरज डूब रहा है तो डूबते टाइम उसको किया जाता था। तो ये उनकी परंपरा में पहले से रहा है। जी। एक आभार की ही बात है ना कि आप जिससे जो ले रहे हैं पहले उसको आप धन्यवाद करेंगे, उसको बताते हैं कि हम लेंगे। आपने आमंत्रित किया, इसका अर्थ ये है कि हम उसको बता रहे हैं कि हम आपका उपयोग करने वाले हैं। मतलब पूरा आभार प्रकट करते हैं, वो उसके प्रति पूरा सम्मान है। जी जी। अच्छा, संसाधनों का जो उपयोग है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका जो उपयोग रहा है जनजातीय समाज में, इस पर आप क्या कहेंगे? जो प्राकृतिक स्रोत थे या जो संसाधन थे, आदिवासी या जो जनजाति जो लोग हैं वो उतना ही लेते थे जितनी उनकी जरूरत है। अगर जैसे मकान बनाना है या आपको सूखी लकड़ी से घर जलाना है, मतलब वहाँ से संसाधन उतनी ही होती थी, क्योंकि औद्योगिकरण नहीं था। वो सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से संसाधन चुनते थे। जैसे किसी चीज़ को खाना है, खाने के चीज़ है, जैसे मैनहर हमारे यहाँ बहुत विलुप्त प्राय हो गया है कि मैनहर को अब मार्केट में भी बायोलॉजिकल नाम से या बोटनिकल नाम से क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही मेडिसिन फ्रूट होता है वो। अच्छा। उसको खाते हैं, वो हल्का सा जहरीला होता है, अगर बिना धोए उसको खाते हैं तो वो जब आदिवासी जाता है तो वो इतना ही तोड़ेगा जितनी उसकी जरूरत है उसके परिवार की। वो जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करता था, की प्रवृत्ति नहीं रही है वो। तो इस वजह से जो है पर्यावरण जो है अपने आप में एक समृद्ध और संरक्षक रूप से ज्यादा वो था, उसमें प्रभावशाली था उस वक्त। जी जी जी। अच्छा कमल किशोर जी, आप तो रहते हैं ऐसे लोगों के बीच और आप काम भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन दिनों जैव विविधता की बहुत बात होती है जी। इसे हम आधुनिक विषय समझते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक दूसरे से परस्पर संबंध रखकर ही इस प्रकृति में चला जा सकता है, लेकिन आदिम समाज में ये परंपरा बरसों पुरानी रही है। तो इसके कुछ उदाहरण देकर हमें आप बताएं। ये इतनी गहरी बात है कि अगर इस बात को हमारे आज के आधुनिक युग के समाज और लोग अगर समझ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी समझ, मुझे लगता है कि दुनिया में जो आदिवासियों की जो समझ है इसमें जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए, चूंकि जो हम पारिस्थितिक तंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र और विज्ञान के जो आधुनिक खोज से पहले जो आदिवासी जो समुदाय था उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे जो गांव में के लोग जो अधिकतर जानते हैं कि एक टोटमिक व्यवस्था होता था। तो टोटमिक व्यवस्था में हर एक गोत्र का जो व्यक्ति होता था, तो हर एक गोत्र का व्यक्ति 3 चीज़ों को संरक्षण करता था, उनको आजीवन जो है उस गोत्र का व्यक्ति पूजता था। अच्छा। 3 चीज़ों को, जैसे एक जलचर हो गया, एक पौधा हो गया, एक प्राणी हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति जंगली भैंस है उसको जीवन भर पूजेगा, एक धवा का वृक्ष है उसको जीवन भर पूजेगा, और एक एरी करके एक पानी में एक पक्षी आता है उसको आजीवन पूजेगा। अलग अलग गोत्र के हिसाब से अलग अलग पशु पक्षी और वनस्पतियां वो उसको जीवन भर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसको हमेशा पूजेगा। तो अब जब इस गोत्र का व्यक्ति जीवन भर उसको पूजेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो पेड़ और वो जानवर और वो जो पक्षी था वो जीवन भर बचेगा, उसको किसी तरीके से नुकसान, वो संरक्षित करेगा। तो हर एक गोत्र के ऐसे 3-3 बटे हुए थे। तो वो टोटमिक व्यवस्था जो थी वो पर्यावरण संरक्षण का एक सबसे समृद्धशाली व्यवस्था थी, जो वन विभाग या फिर तमाम कानूनों के आने से पहले वो चल रहा था। जी। आप ये भी बात को देखेंगे कि वन विभाग के आने से पहले जंगल ज्यादा था, जंगली जानवरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन विभाग के आने के बाद और आधुनिकता के आने के बाद वो चीजें नहीं रह गई, वो लगातार कम होती जा रही हैं। उसके कई कारण भी हो सकते हैं, विकास भी उसका विकास के साथ, हाँ विकास के साथ साथ वो गया। लेकिन अगर जंगल संरक्षण और जंगली जानवरों के संरक्षण की बात करते हैं तो उस जमाने में वो ज्यादा समृद्ध थे, ये हमको मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरे मन में एक बात आती है कि जंगलों पर आदिम समाज का जीवन निर्भर रहता है,
पूरा जीवन ही निर्भर है ना। बिल्कुल। तो इसका भरपूर उपयोग वो करते हैं, बावजूद इसके जंगल कैसे बचे रहते हैं? तो वही मैं कौन सा विज्ञान इसमें काम करता है? वही मैं जो अभी मैं जी। बताया, जो टोटमिक व्यवस्था जो बताया है कि हम 3 चीजों का वो करते हैं और 3 चीजों का हर एक गोत्र को जो है परस्परता की बात भी वहीं परस्परता आती की है बात है। बिल्कुल। और संरक्षण की बात भी संरक्षण की इसमें भी बात आती आती है। बिल्कुल अच्छा, मिट्टी का जो संरक्षण है, जी मिट्टी का संरक्षण, इसके लिए जो आदिम समाज है जी वो किस तरह से प्रयास करता है, ये जानना हमें जरूरी है आज के समय। मुझे लगता है कि वहां से सीखने की आवश्यकता आ गई है। तो मिट्टी का जो संरक्षण है हमको 2-3 चीजों में समझना पड़ेगा। जैसे बेसिकली अगर खेती की दृष्टि से हमको समझते हैं तो खेती की दृष्टि से जब हम समझते हैं तो हमको आज मिलेट्स का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, सरकार उसके लिए बड़े बड़े कैंप कर रही है, वर्कशॉप कर रही है, लेकिन जब उसको मिलेट्स की जब खेती को जब हम देखते हैं तो मिलेट्स की खेती के लिए संपूर्ण मतलब खास बात जो समझने के लिए है कि बिना खाद का होता था वो जी। तो बिना खाद का जब होता था तो हमारे जो गांव का जो परंपरा है कि जहाँ पर मिलेट्स होता है तो एक बार जैसे कोदो बोए तो कोदो बोने के बाद कुटकी बोते हैं, कुटकी बोने के बाद उनको पता है कि इसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई है। अच्छा। तो 2-3 साल उसको क्या कर देते हैं, जैसे खाली रहने देते हैं उसको, परिया कहते हैं जैसे गांव में, तो परिया छोड़ देते हैं। तो परिया छोड़ने से क्या है कि वहाँ गाय बैल चरते हैं जी। 3-4 साल तक उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो 3-4 साल में वो जमीन जो है फिर से उर्वरकता होता है। उसमें खाद की उतनी जरूरत नहीं होती और फसल फिर उतना ही होता है। तो जो आज जो खाद जो हम डालते हैं तो उससे कहीं ज्यादा पौष्टिक आहार के रूप में जो मिलेट्स है, तो एक तो खेती के रूप में मिट्टी का संरक्षण इससे ये होता है। और जैसे एक और महत्वपूर्ण जो खेती होती है बेवर खेती, जिसको बैगा जनजाति के लोग करते हैं, तो वो एकदम पहाड़ रहता है। और जो बैगा तो आप को पता है कि वो धरती को अपनी माँ मानता है और उस पर वो हल नहीं चलाता। जी जी जी। तो हल नहीं चलाता तो वो बेवर खेती को अपनाता है। और बेवर खेती ऐसा होता है कि पहाड़ में होता है, वो पहाड़ में होता है। जी जी जी। तो पहाड़ में जैसे एक पहाड़ या एक घाटी में वो बोया तो वो 3-4 साल 5 साल के लिए उस पहाड़ को छोड़ देता है उसकी उर्वरकता क्षमता को बढ़ने के लिए। गाय बैल जो भी चरते हैं वो चरते रहते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी का जो संरक्षण है वो इस तरीके से वो अपने आजीविका के लिए भी वो करता था। तो ये समझ में आता है कि जैसे हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने परिजनों की चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके विकास की, उसी तरह से जो प्रकृति है उसको भी वो अपने परिवार के सदस्य की तरह लेकर चलते थे। और उनकी चिंता उन्हें थी कि अभी इन्होंने काम कर लिया है, इस साल खेती हो गई है, तो अब थोड़ा सा इनको हम अंतराल दें ताकि कुछ उर्वरता हो जाए, फिर इसका हम उपयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को हम आदिवासी तो कहता भी नहीं है कि मैं हूँ, लेकिन ये हम सब के लिए और पूरे आदिवासी समाज के लिए बड़े गौरव की बात है जी। कि 2006 में जब वन अधिकार मान्यता कानून आया जी। तब उसने अपनी प्रस्तावना में इस बात को बोला कि पारिस्थितिक प्रणाली को बचाए और बनाए रखने के अभिन्न अंग हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि एक पूरी उस धरती, मतलब हम पूरी प्रकृति को बचाने के एक अभिन्न अंग मान रहा है कौन, इस कानून की व्याख्या भी है जी। तो ये खाली ये कहने की बात नहीं है, वो उसका पूरा है, वो उसको पूछता है। तो एक जीवन शैली है जिसको हमें देखना समझना होगा। देखिए, विकास के साथ बहुत कुछ हमने किया है लेकिन बहुत कुछ हम खो रहे हैं, और जो खो रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, हमारी सभ्यता को ही खतरा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे हमारे सुनने वालों से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा बात मैं कहता हूँ कि हमको आज इस आधुनिक युग में, और हम आज AI की दुनिया में जी रहे हैं कि बहुत आगे पहुँच चुका है समाज, और ऐसे समय में हमको जो पर्यावरण है उसको समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी जल जंगल जमीन की जरूरत जितनी गांव को है, जितनी आदिवासियों को है, उससे कहीं ज्यादा शहर के लोगों को है और शहर को है। ये मेरी मतलब जी संदेश है लोगों को कि इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा जाए और लिया जाए। बहुत ही सुंदर आपसे वार्ता रही। कमल किशोर आर्मू जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। जोहार, नमस्कार।